आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं। महीने का अंतिम दिन था 31 अगस्त के करंट अफेयर्स को आज हम देखने वाले हैं और कल से आपके सितंबर माह के करंट अफेयर्स प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। कथन क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी दिशा से हुआ है, पश्चिमी भाग से हुआ है। दूसरा, नर्मदा और सोन गर्त में बहती हैं और इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा का अभाव देखने को मिलता है। डेल्टा जमाव का अभाव है, मतलब ये जो दोनों नदियां हैं, चाहे आप नर्मदा नदी की बात करें या सोन नदी की बात करें, ये गर्त में बहती हैं और इनमें क्या है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये आपसे कह रहा है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो यदि आप इस प्रश्न को देखें तो नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में यदि हम कहें तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि अमरकंटक से ये निकलती हैं। दूसरा कथन कह रहा है नर्मदा और सोन गर्त में बहती हुई, गलत है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी है, ना कि सोन है। यदि यहाँ पे लिखा होता नर्मदा और ताप्ती नदियाँ गर्त में बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती हैं तो ये आपका सही हो जाता, क्योंकि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे नाम क्या दे दिया गया है? सोन नदी का, इसलिए आपका ये कथन गलत हो जाता है। इसका सही उत्तर है केवल एक। यदि हम बात करें इस प्रश्न की चर्चा क्यों की गई है, तो आप जानते हैं पूरा भारत लगभग बाढ़ की चपेट में है। तो यदि आप देखेंगे तो एक प्रश्न था कि 2000 शिफ्टेड फ्रॉम नर्मदा रिवर बैंक, मतलब गुजरात में इस समय नर्मदा नदी में भारी जल का भराव हुआ है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई गई है इस नदी द्वारा इस क्षेत्र विशेष में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश की वजह से जो जल स्तर है नर्मदा नदी का वो लगातार बढ़ता चला गया है, जिससे क्या किया गया है कि 2000 लोग जो इस नदी के किनारे रहते थे उनको हटाया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। और उसी से संबंधित एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भरूच जिले में, भरूच से संबंधित जो ऑपरेशन हुआ था उसमें किस प्रकार से एनडीआरएफ ने बेहतर काम किया है और लगभग 2000 लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न था। आपको ये भी पता होगा कि नर्मदा नदी, तो तुरंत आपके ध्यान में सरदार सरोवर डैम याद आना चाहिए, और सरदार सरोवर डैम जैसे ही याद आता है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी याद आना चाहिए, क्योंकि यह भी केवड़िया में ही बना हुआ है। चलें बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है चन्ना पटना खिलौने के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करें। इसको कर्नाटक राज्य से जीआई टैग मिला है। दूसरा, इन खिलौनों का संबंध हैदर अली के शासनकाल से है। यदि हम बात करें चन्ना पटना जो खिलौना है, ये विशेषकर लकड़ी के बने हुए खिलौने होते हैं और इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यदि आपने नाम नहीं सुना है तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस खिलौने को कर्नाटक राज्य सरकार से, मतलब कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत से इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई टैग मिला है कर्नाटक राज्य से, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा कह रहा है इनका संबंध हैदर अली से है, ये गलत है, क्योंकि ये जो खिलौने थे ये सर्वप्रथम टीपू सुल्तान के कार्यकाल में आए थे। ठीक है, कब आए थे? टीपू के कार्यकाल में आए थे। टीपू के कार्यकाल में फारसियों द्वारा गिफ्ट किया गया था, और जब ये गिफ्ट किया गया था लकड़ी का खिलौना तो टीपू को बहुत पसंद आया था, जिसके बाद से उन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उन व्यापारियों को जगह दिया था, उनको एक स्थान दिया था। तो टीपू से संबंधित है, तो इन खिलौनों का संबंध हैदर अली से ना होकर के टीपू के शासनकाल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है केवल एक। 2 वाला गलत हो जाता है, क्योंकि इनका संबंध हैदर अली से नहीं है। अब ये प्रश्न मैंने कहा कि आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों है, आइए देख लेते हैं। आपने देखा कि 31 अगस्त के पेपर में एक आर्टिकल पहले पेज पे छपा है दिल्ली के एडिशन में। वहां पे बोला गया है इंडिया कैन बिकम ए ग्लोबल टॉय हब। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने खिलौने बनाने वाली कंपनियों के बारे में बताया है और बताया है कि किस प्रकार से यदि
खिलौने में भारत के जो भी उद्यमी हैं यदि इसमें प्रयास करें तो भारत जो है टॉय हब, वैश्विक स्तर पर इसका हब बन सकता है। कितनी बड़ी मार्केट है, इसको हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं कि किस प्रकार से फायदा होगा, किस प्रकार से इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को रोजगार दे सकते हैं इसके माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ टॉय इंडस्ट्री के माध्यम से। दूसरी जो आर्टिकल, क्योंकि जहां से प्रश्न बना था, एक तो इसकी वजह से आपका खिलौने से संबंधित कोई भी प्रश्न है महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा आर्टिकल छपा था इन टॉय सिटी ऑफ, जिसकी अभी हमने बात किया, इस शहर की थोड़ा सा नाम इसका टिपिकल है, चन्नापटना। ठीक है, इन टॉय सिटी ऑफ चन्नापटना आर्टिस्ट एबेट गवर्नमेंट असिस्टेंट। इसमें बोला गया है कि जो भी चन्नापटना बनाने वाले लोग थे, जो भी फैक्ट्रियां थी, उनको किस प्रकार से वर्तमान समय में किस प्रकार से उनको असुविधा हो रही है, किस प्रकार की समस्याएं झेल रही हैं, और उसी से संबंधित था कि किस प्रकार से कोविड-19 के दौर में जहां पे लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े थे, इस उद्योग से जुड़े थे, वो किस प्रकार से प्रभावित हैं और किस प्रकार से इनकी मदद की जा सकती है। तो ये था आपका चन्नापटना के बारे में, और ये न्यूज आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? चन्नापटना खिलौना कहां से है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है और ये टीपू सुल्तान के शासनकाल से संबंधित है। चले अगला प्रश्न है, रो रो ट्रेन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। आपने देखा होगा, सुना होगा रो रो ट्रेन के बारे में, तो रो रो ट्रेन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। पहला, यह ट्रेन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ प्रदूषण को भी कम करने में मदद करेगी। दूसरा, यह कम परिवहन लागत में सामानों को गंतव्य तक पहुंचाएगी। तीसरा, पहली बार इस ट्रेन सेवा की शुरुआत पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा की गई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रो रो ट्रेन के बारे में आपने सबने सुना, नहीं सुना है तो मैं अभी बता देता हूं। रो रो ट्रेन के बारे में विशेषकर क्या है कि एक ट्रेन होती है जिसमें जो हमारे ट्रक होते हैं, जिन पे सामान लोडेड होते हैं, उनको ट्रेन पर रख दिया जाता है। ट्रेन पर उनको एक प्रकार से जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उसी साइज में बनाए जाते हैं कि ट्रक बड़े आसानी से उन डिब्बों पर आ सके, बड़े आसानी से स्थिर हो सकें। इसके बाद जो भी ट्रक, मान लीजिए 40 से 50 ट्रक एक ट्रेन पे जा रहे हैं, तो उनको ट्रेन के माध्यम से ही उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। और जब इस तरह से पहुंचाया जाएगा तो निश्चित तौर पे यदि आप देखेंगे तो जो सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं, उन पर क्या होगा? भीड़ भाड़ कम होगा। भीड़ भाड़ कम होगा तो एक्सीडेंट जो ज़्यादातर होते थे उसमें कुछ ना कुछ तो गिरावट आएगी। दूसरी बात, जो भारी मात्रा में जो हजारों की संख्या, ऐसे यदि चलता रहा, प्रत्येक रेलवे जोन द्वारा ये आगे बढ़ाया गया, तो आने वाले समय में हजारों ट्रकों को इस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जाएगा। और यदि इस तरह से पहुंचाया जाता है तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में रेलवे सहभाग करेगा। कैसे? जब ट्रकें चलेंगी नहीं, कम से कम चलेंगी, और हमारी ट्रेनें आजकल ज़्यादातर विद्युत ऊर्जा से संचालित हो रही हैं, विद्युत से चल रही हैं, तो ऐसे में क्या है, हमारा पोल्यूशन जो है वो कम होगा, और कम होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक बेहतर कदम साबित होगा। तीसरा इससे फायदा क्या है कि पहले बात जो ट्रकें होती थी एक गंतव्य से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए उनको 500 किलोमीटर जाना है तो उनको लगभग 10 घंटे 15 घंटे लग जाते थे, लेकिन यदि ट्रेन के माध्यम से, कॉरिडोर के माध्यम से उनको भेजा जा रहा है तो मैक्सिमम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मतलब उनका समय बचत हो रहा है, परिवहन लागत कम आ रही है। क्योंकि ट्रक एक साथ जब जाते हैं तो क्या डीजल से चलते हैं, तो डीजल का दाम इस समय लगातार बढ़ता जा रहा है, और यदि हम ट्रेन की बात करें तो विद्युत से संचालित है तो उस अनुपात में सस्ता पड़ता है। तो परिवहन लागत यदि सस्ती आएगी तो लोगों को सामान सस्ता मिलेगा। तो बहुत सारा, एक देखें तो बृहद परिप्रेक्ष्य में ये जुड़ता है। तो रो रो ट्रेन यदि हम देखें तो ये दोनों कथन सत्य हैं कि भाई ये परिवहन लागत को कम करेगी, पर्यावरण प्रदूषण जो हमारा लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने में मदद करेगी, सड़क दुर्घटना जो होती हैं उनको कम करने में मदद करेगी। तो पहला और दूसरा तो आपके सत्य हो जाते हैं। लेकिन तीसरा कथन कह रहा है कि पहली बार इस ट्रेन सेवा की शुरुआत पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा की गई है। ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि पहली बार जो इसकी शुरुआत की गई है वो कोंकण रेलवे द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? कोंकण रेलवे।
ये आपको पता होना चाहिए। कोंकण रेलवे ने पहली बार इसकी शुरुआत की है और कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर की बात करें तो नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस रेलवे जोन द्वारा की गई है। यदि हम बात करें कि किन दो स्थानों के बीच की गई है तो बेंगलुरु से ये ट्रेन चली है, बेंगलुरु कर्नाटक से, और सोलापुर महाराष्ट्र को गई है। तो पहली जो रो ट्रेन चली है वो बेंगलुरु से सोलापुर के बीच, यदि राज्यों की बात करें तो कर्नाटक से महाराष्ट्र के बीच चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई है तो कोंकण रेलवे द्वारा चलाई गई है, जिसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। सबसे पहले यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो ये देखिए है, कर्नाटका सीएम फ्लैग्स ऑफ रो ट्रेन टू सोलापुर। अब इसमें बोला गया कि किस प्रकार से कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बेंगलुरु से इसको सोलापुर के लिए हरी झंडी दिखाई, और इसमें आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से एक एक बोगी पर 2 से 3 ट्रक आसानी से लगे हुए हैं, लदे हुए हैं। तो इसके माध्यम से यदि हम देखा जाए तो एक सकारात्मक पहल है। निश्चित रूप से इसमें बहुत ज़्यादा फायदे देखने को आने वाले समय में मिलेंगे। अगला चले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यही है क्योंकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दिए जाते हैं, यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसमें देखें, दिए जाते थे यहाँ पे होना चाहिए था, कोई बात नहीं है तो भी हम देख लेते हैं। कह रहा 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। सत्य है क्योंकि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इस बार से जो अभी हाल ही में घोषणा हुई है, इस बार से इस पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो ये कथन आपका सत्य हो जाता है। दूसरा, इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। सत्य है। तीसरा, अर्जुन अवार्ड विजेताओं को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हां, सत्य है क्योंकि पहले अर्जुन अवार्ड जो विजेता होते थे उनको इतना नहीं मिलता था, उनको मिलता था 5 लाख। इस बार राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। इसी प्रकार से जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है उसमें भी राशि बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है उसमें भी राशि बढ़ाई गई है। तो आपको क्या जानना है कि कितनी कितनी राशि बढ़ाई गई है, यदि आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या जानना है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसमें 25 लाख रुपए दिए गए हैं इस वर्ष पहली बार, और पूर्व में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। किनको मिला है उनकी यदि हम बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो सबसे पहला नाम जो आता है मरियप्पन, इनका नाम है, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा तो याद रहेगा। मरियप्पन तैंगावेलु, मरियप्पन तैंगावेलु, ये है पैरा एथलीट हैं, इनको मिला है। दूसरा है विनेश फोगाट, इनको मिला है। तीसरा है रानी रामपाल, और चौथा है रोहित शर्मा, और पांचवा है मनिका बत्रा। तो ये पांचों नाम आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में खिलाड़ियों का नाम देके किस खेल से संबंधित हैं वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 खिलाड़ियों को मिला है, इन पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए। यदि आप अर्जुन अवार्ड के बारे में नहीं जानकारी रखना चाहते हैं मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, तो इसके बारे में, इनके विजेताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो रानी रामपाल हैं। रानी रामपाल को बहुत सारे अवार्ड इस बार मिले हैं, हमारी हॉकी टीम की प्लेयर हैं, हमारी हॉकी टीम की कैप्टन हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रानी रामपाल इन पांचों में से सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई शख्स है तो रानी रामपाल हैं, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। चले अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। तमिलनाडु की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है। दूसरा, इरोड हल्दी कर्नाटक से संबंधित है। इनमें से कौन सा सही है, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले यदि हम देखें
कंधमाल हल्दी के बारे में यदि आप देखें तो कंधमाल जो हल्दी है ये आपकी उड़ीसा से संबंधित है, ना कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है इरोड हल्दी। इरोड हल्दी को भी जीआई टैग मिला है, लेकिन ये जो हल्दी है ये आपकी संबंधित, यदि हम बात करें इरोड हल्दी कहाँ से संबंधित है, तो इरोड हल्दी जो है ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो आपको पता क्या हो गया कि कंधमाल हल्दी उड़ीसा से, इरोड हल्दी तमिलनाडु से संबंधित है। क्यों चर्चा की गई है, तो एक आर्टिकल था, एक न्यूज था, कंधमाल टर्मरिक लॉसेस फ्लेवर्स एमिड वायरस। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से जो कंधमाल हल्दी थी उसकी जो मांग थी, कोरोना वायरस के दौरान भी जो उसकी मांग बढ़ी थी, उसमें अब किस प्रकार की कमी आ रही है। कमी का कारण जो है एक वायरस को बताया जा रहा है, जिसका इससे जो फ्लेवर इसका है, जो इसका स्वाद होता है, जो इसकी एक प्रकार से कह लीजिए जो इसकी महक होती है, उसमें अंतर आया है। और किस प्रकार से इस समय जो भी कंधमाल हल्दी के व्यापारी थे उनको किस प्रकार से नुकसान हो रहा है, और किस प्रकार से जो लोग इस पर आश्रित थे उनको किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो जीआई टैग के बारे में आपको पता हो गया, दो हल्दियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य किया करें। निश्चित रूप से इसी प्रकार से आपके लिए यह कार्यक्रम नियमित चलता रहेगा, कभी भी ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है, यदि आपका निरंतर सहयोग मिलता रहा तो। ठीक है, तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।